आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। तो पहले समझ लेते हैं कि मानव का पाचन तंत्र क्या करता है, पाचन है क्या, ये समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोजन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन ग्रहण करते हैं। इसका अवशोषण ऐसे ही होना प्रारंभ नहीं होता है। इसको अवशोषित योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उस क्रिया को पाचन कहते हैं। यह क्रिया कुछ विशेष अंगों एवं एंजाइमों की सहायता से संपन्न होती है। पाचन की परिभाषा को यदि हमें याद करना है तो हम सरल शब्दों में याद कर सकते हैं कि भोजन के जटिल एवं अघुलनशील अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन क्या होता है कि जटिल अघुलनशील अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। जैसा कि हमने बताया कि यह पाचन क्रिया कुछ विशेष अंगों एवं एंजाइमों के सहायता से संपन्न होती है। इसको अघुलनशील अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो हम आज के वीडियो में उन विशेष अंगों का ही अध्ययन करेंगे जिनकी सहायता से भोजन का पाचन होता है और उसका अवशोषण होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि मनुष्य के भोजन के पाचन के लिए आवश्यक घटक होते हैं। एक मनुष्य का आहार नाल, दूसरी ओर लिखा है संबंधित पाचन ग्रंथियां। ये पाचन ग्रंथियां होती हैं जिनसे कुछ हार्मोन्सों का स्रावण होता है। तो आहार नाल के पढ़ने से पहले हम पाचन ग्रंथियों के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। शेष जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। संबंध पाचन ग्रंथियां जो हैं फर्स्ट नंबर में लिखी है लाल ग्रंथि, जो लाल से स्रावित होती है। दूसरी है यकृत, लीवर, इससे भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, इससे भी कुछ हार्मोन्सों का स्रावण होता है। इनका अध्ययन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, जिनसे भोजन को पचाने में सहायता प्राप्त होती है, अर्थात ये प्रमुख होते हैं। इनके बगैर भोजन का पाचन नहीं हो सकता। हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है आहार नाल। तो आहार नाल जो है कार्यात्मक दृष्टि से इसके 7 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मालाशय, और इसके बाद में चाहे तो गुदा भी लिखा जा सकता है। तो यह कार्यात्मक दृष्टि से इसके 7 भाग किए गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमने यहाँ पर इसके 4 भागों में वितरित किया है। नंबर 1 मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, आंत। फिर आगे डिवाइडेशन किया है। तो पहले हम समझेंगे कि आहार नाल यह लगभग मान के चलिए आहार नाल जो है 6 से 10 मीटर लंबी संरचना होती है, जो मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैली रहती है। पूरी संरचना को आहार नाल कहा जाता है। लगभग 6 से 10 मीटर लंबी संरचना को आहार नाल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुख गुहा। पहला पार्ट कौन सा है? मुख गुहा। ये जो है मुख गुहा के विषय में हम जानते हैं कि हमारा मुख जो है ऊपरी जबड़ा अचल होता है, निचला जबड़ा जो है चल होता है। इसके मुख गुहा में प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है जीभ, नंबर 2 है तालु, और नंबर 3 है दांत, और नंबर 4 है ग्रसनी। तो हम पढ़ते हैं मुख जो है भोजन को निगलने से लेकर चबाने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य, टोटल प्रक्रिया जो है मुंह के अंदर ही संपन्न होती है। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है जीभ। ये जीभ का कार्य क्या है, ये जीभ क्या होती है, ये समझ लेते हैं। जीभ जो है जिसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है, पिछला सिरा तालु के पास से अर्थात मुख गुहा की तली से जुड़ा हुआ होता है।
ये मांसल युक्त संरचना होती है जो भोजन को निगलने एवं बोलने में सहायता करती है। साथ ही साथ यह भोजन को दांतों के नीचे ले जाने का भी कार्य करती है। कौन? जीभ। ये जीभ के कार्य हो गए। और जीभ पर स्वाद अंकुर कलिकाएं उत्पन्न स्थित होती हैं। ये कलिकाएं हमें स्वाद का आभास भी कराती हैं। ये क्रमशः नंबर 1 से अर्थात शुरू से प्रारंभ से लेकर पहले हमें मीठे का ज्ञान होता है। किसका? मीठे का। फिर उसके बाद में नमकीन का, यानी पहले कलिकाएं होती हैं मीठे की ज्ञान का आभास कराने वाली, फिर होती है नमकीन का आभास कराने वाली, फिर इसके बाद में बीच में जो मध्य भाग होता है ये हमें खट्टे का आभास कराता है, और अंतिम भाग जो होता है ये हमें कड़वेपन का आभास कराता है। ये जीभ का कार्य हो गया जो मुख गुहा में पाई जाती है। इसके बाद में दूसरा पार्ट इसका होता है तालु। तालु जो है, तालु के पास ही एक वी आकार की संरचना होती है जो भी मांसल युक्त बनी होती है, जिसको काग कहा जाता है। ठीक है, काग कहा जाता है। फिर तीसरी संरचना जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्या है? दांत। सफेद रंग की ठोस कठोर, मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर भाग जो होते हैं वो दांत होते हैं। सफेद रंग के मनुष्य के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में स्थित, ऊपरी जबड़े में 16, निचली जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। तो मनुष्य के दांतों को जो है द्विवार दंती भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। या इनको कह लेते हैं स्थायी दांत और अस्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या होती है 16 अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अस्थायी कितने होते हैं? 20 होते हैं, और स्थायी दांत जो होते हैं वो होते हैं 32। इनको दूध के दांत भी कहा जाता है, अर्थात दूध के दांतों की जब संख्या पूछी जाती है तो 20 बताया जाता है, और स्थायी दांत जो होते हैं वो मनुष्य में 32 होते हैं। इन दांतों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पर। कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक जो है 4+4 यानी 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। ये कुल मिलाकर के 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार रत्नक 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में, ये संख्या में हो जाते हैं 4। और फिर आगे पहुंचते हैं हम लोग अग्रचवर्णक जो है ये 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, ये मिलाकर के हो जाते हैं 8। और उसके बाद में चवर्णक जो है ये 6 ऊपरी जबड़े में, 6 निचले जबड़े में, ये हो जाते हैं 12। यानी 8 4 12, 8 20 और 12 32। कुल मिलाकर के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरने का कार्य करते हैं। अगला पार्ट है हमारा ग्रसनी। तो दांत से जो है कुतरा हुआ भोजन सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी में। ग्रसनी की सहायता से भोजन को ग्रासनाल में धकेला जाता है, अर्थात पहुँचाया जाता है। ये ग्रसनी जो है यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग होता है कंठ द्वार, दूसरा होता है निगल द्वार। निगल द्वार जो है ग्रासनाल में खुल जाता है, कंठ द्वार जो है श्वासनाल में खुल जाता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो एकदम पृथक विभाजित हो जाता है श्वासनाल और निगल द्वार, और उसके ऊपर एक ढापन जैसा होता है जो उसको बंद कर लेता है कि कहीं भी भोजन का टुकड़ा जो है श्वासनाल में ना पहुंच जाए। हाँ, श्वासनाल में कहीं अचानक या धोखेवश जब कभी भोजन का टुकड़ा पहुंच जाता है तो हमें खांसी का आभास होता है। तो ये ग्रसनी का कार्य हो गया। ग्रसनी जो है भोजन को ग्रासनाल में पहुंचाती है। अब ग्रासनाल में क्या है? ये ग्रासनाल लगभग जो है 9 से 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, जिसमें भोजन ग्रसनी से प्रवेश करता है। कहाँ से? ग्रसनी से। इसमें प्रारंभ होता है लार, जैसा कि हमने बताया कि
ग्रंथियों के विषय में तो बाद में पढ़ेंगे। लार जो मिलती है भोजन में, दांतों के द्वारा कुतरा जाता है छोटा, लुगदी बनती है, लुगदी बन करके निगला जाता है। जब भोजन पहुंचता है ग्रासनाल में तो उसमें भोजन में क्रमांकुचन प्रारंभ हो जाता है। क्रमांकुचन का मतलब मंथन, एक तरीका से क्रमांकुचन होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ग्रासनाल में कोई भी पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पाचन नहीं होता है। ग्रासनाल में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ जो है ग्रासनाल सीधे भोजन को प्रवेश कराती है आमाशय में। कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में जब भोजन पहुंचता है, आमाशय क्या है? आमाशय लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। जो इसी के पास में जठर ग्रंथि होती है और उन्हीं से जठर रस का स्रावण होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो आमाशय में भोजन का एक तरीका से काइम के रूप में भोजन बदल जाता है। इतना इसका मंथन होता है वहाँ पर, जो भोजन काइम के रूप में बदल जाता है। किस रूप में बदलता है? काइम के रूप में भोजन का बदलाव हो जाता है। मान के चलिए भोजन का अर्धपाचन यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब यहाँ से भोजन जो है प्रवेश करता है, आमाशय से भोजन प्रवेश करता है आंत में। आंत होती, आंत जो है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात आंत को दो पार्ट बनाए गए हैं। एक होता है छोटी आंत, दूसरी होती है बड़ी आंत। छोटी आंत जो है ये कहने के लिए तो छोटी है, लेकिन वास्तव में इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। लंबाई के अनुसार ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी? 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। कैसी? कुंडलित संरचना होती है। 6 से 7 मीटर कुंडलित संरचना होती है। इसके 3 भाग किए गए हैं। तो आमाशय से भोजन सबसे पहले पहुंचता है छोटी आंत में। इसके 3 भाग हैं। फर्स्ट भाग को ग्रहणी कहा जाता है, जो वी के आकार की होती है। ग्रहणी होती है जो वी के आकार की होती है। इसमें भोजन जो है श्लेष्म उत्पन्न होता है, भोजन का और अधिक पाचन होता है श्लेष्म मिलकर के। फिर जो बीच का भाग होता है ये कहलाता है मध्यांतर। क्या कहलाता है? मध्यांतर। इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो हमारे रक्त वाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। क्या? मध्यांतर। अब तीसरा भाग जो होता है इसका, ये होता है शेषांतर। शेषांतर ये जो है मध्यांतर से जो अवशोषित होने के पश्चात जो शेष भोजन बचता है वो कहाँ पहुंचता है? शेषांतर में पहुंचता है। शेषांतर में अंगुलियों के सदृश कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को रसांकुर कहा जाता है, जो इसके अवशोषण तल को लगभग 100 गुना बढ़ा देती है। अर्थात यहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। किस भाग में हो जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत के तीनों भागों में क्रमशः ग्रहणी में, मध्यांतर में और शेषांतर में। अच्छा, अब इसके बाद में जो अवशोषित भोजन, शेष जो अवशोषण होने के पश्चात भोजन जो बचता है वो पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या कार्य होता है? बड़ी आंत में सबसे पहले वहाँ पर जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जितना भी जल होता है वो उससे अवशोषित कर लिया जाता है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बड़ी आंत का कार्य होता है। ये लगभग जो है 1.5 मीटर लंबी संरचना होती है और 6 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना मानी गई। कितनी? 6 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना होती है। तो इसकी लंबाई तो कम होती है परंतु चौड़ाई अधिक होती है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। अवशोषण के पश्चात भोजन कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में पहुंचता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके जो है 3 भाग किए गए हैं। नंबर 1 भाग है उंडुक। उंडुक जो ऐसा भाग होता है, या इसको हम लोग क्रमिरूप परिशेषिका भी कह सकते हैं, जो अवशेषी अंग के रूप में स्थित है उंडुक। और दूसरा इसका भाग है वृहदांड।
बृहदांत्र ये बीच का भाग होता है, ये लगभग बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग माना जाता है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। फिर उसके बाद में आता है मलाशय। मलाशय जो है यह एक ऐसी संरचना होती है जहां पर अपचित भोजन कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से स्टोर होता है, अर्थात सुरक्षित होता है, और यहीं से मलाशय त्याग करने की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और फिर उसके बाद में अपचित भोजन को गुदा मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा भोजन का पाचन। भोजन के पाचन की समस्त क्रियाओं को हमने बताया, आपको समझाया, एक बार पुनः देख लेते हैं शॉर्टकट में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भोजन को पचाने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पढ़ा हमने आहार नाल, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 10 मीटर लंबी संरचना होती है, जो मुख गुहा से लेकर के गुदाद्वार तक फैली रहती है। सबसे पहला पार्ट आता है मुख, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, लार मिलाना, और लार मिला करके जीभ, तालू, दांतों की सहायता से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में, और ग्रसनी के द्वारा भोजन को पहुंचाया जाता है ग्रासनाल में। ग्रासनाल में मिली हुई लार जो लुगदी है, यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। भोजन पहुंचता है आमाशय में, जहाँ पर लगभग ये भोजन कायम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वहाँ से भोजन पहुंचता है आंत में। कहाँ? आंत में। आंत में पहुंचता है। आंत दो भागों में विभाजित हो जाता है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में। छोटी आंत जो है ये तीन भाग में बटी हुई है, ग्रहिणी, मध्यांतर, शेषांतर। कहने का मतलब अर्धपाचन आमाशय, आमाशय के बाद में पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही इसका अवशोषण हो जाता है, बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। और बड़ी आंत क्या करती है? जो शेष उसमें जल बचता है उसका अवशोषण कर लेती है, और जो अपचित शेष पदार्थ होता बचता है, भोजन जो शेष बचता है उसको गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंध पाचक ग्रंथि।